वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो ये क्लास आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट और रेगुलेशन से है। पहले भी एक दो क्लासेस आपको देखने को मिल चुकी होंगी इस टॉपिक पे। तो अगर आप प्रिपरेशन करते हो एएसओ, एसएसए और एसओ की, तो ये क्लासेस आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। बाकी इसके अलावा ऐसे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन जिसमें से आपका यूजीसी एक्ट का टॉपिक पूछा जाता है, तो ये क्लास उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो साथियों, इसमें क्या करेंगे हम क्लास में, इस क्लास में हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाएंगे, या थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये आपको हाइब्रिड क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें आपका थ्योरी भी होगी, एमसीक्यू भी होंगे, ठीक है। बट क्लियरली आपको अप्रोच यही रहेगी हमारी कि क्लियरली आपको समझा पाए। तो आपको पता है मॉक क्वेश्चंस हम करवाते हैं, साथ के साथ आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। अच्छा, लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे अगर पार्लियामेंट के सामने जब कभी करना हो तो, ठीक है। ये इस टॉपिक में क्या होता है कि जो आपका यूजीसी है ना, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसको पार्लियामेंट, जो आपका लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं, दोनों हाउसेस के सामने, है ना, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को प्रेजेंट करना होता है। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो वो 30 डेज आपके कैसे हो सकते हैं? या तो एक सेशन में हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा सेशन में हो सकते हैं, या सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में हो सकते हैं। टोटल जो पीरियड रहता है आपका, वो 30 डेज का आपको मिलता है। कहाँ पे? पार्लियामेंट के सामने। एवरी रूल और रेगुलेशन है जो इस एक्ट के अंदर बनाया जाता है, उसको जल्द से जल्द दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। कितने पीरियड तक? 30 डेज तक, ठीक है। जो एक सेशन में भी हो सकते हैं, दो सेशन में भी 30 डेज हो सकते हैं, या आपका मोर देन, मतलब जो सक्सेसिव सेशंस है उसमें ये आपका हो सकता है। अच्छा, ये क्या है? इसमें आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, है ना, बनाया नहीं है। बट अगर पूछा जाएगा तो ये 30 ही क्वेश्चन होगा इसमें से, कि भाई जो बोथ द हाउसेस के सामने आपके रूल एंड रेगुलेशन को लेड किया जाता है, तो टोटल पीरियड कितना होता है उसका? तो उसका टोटल पीरियड होगा आपका 30 डेज। ऐसा बताया गया है आपका यूजीसी एक्ट में, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये रूल्स बताना है आपने कब आए आपके, ठीक है। तो अगर मैंने एक दो दिन पहले आपकी प्लस मेंबर पे वो पीडीएफ भी शेयर की है, पहले भी हम शेयर उसको कर चुके हैं, लेकिन आपको जब बताया हमने कि क्लासेस आपकी यूजीसी एक्ट की होगी, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा वो, तो उसमें आपको ये मिलेगा इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो आपने बताना है वो कब आया, तो वो आपका आया था 1960 में, ठीक है। तो अगर कम्स इनटू फोर्स की बात करेंगे आपका, अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मिलता है आपको, इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो आंसर आपका आएगा 1960, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे यूजीसी हम लिखते हैं, यूजीसी एक्ट 1956, इस 56 का कुछ मतलब है, ऐसे ही इस 1960 का यही मतलब है कि जो आपके इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रूल्स हैं वो आपके आए थे 1960 में। होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा आपके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, फिटनेस ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर ग्रांट। रूल्स के बारे में बताना है आपने। क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। फिटनेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है कि जब यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट प्रोवाइड करती है, तो वो ग्रांट के लिए फिटनेस देगी कि हाँ भाई आप ग्रांट के लायक हो, हम आपको ग्रांट देते हैं। तो इस तरह के ग्रांट के प्रोविज़न के लिए जो रूल्स हैं आपके, वो कब आए थे? तो वो आपके रूल्स आए थे, आंसर मैं आपको शो करता हूँ, वो आपके आए थे 1974 में, ठीक है। कब आए थे साथियों? 1974। दो चीज़ें याद रखनी है आपने। इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो 1960, ये इंस्पेक्शन वाले रूल्स हैं, और फिटनेस फॉर ग्रांट की बात करेंगे
तो आंसर आपका 1974 होगा। ठीक है, चलो। फिटनेस ऑफ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ 1974 में बताया गया है कि ये सारे के सारे रूल सभी के सभी उन यूनिवर्सिटीज़ पे लागू होते हैं जो यूनिवर्सिटी के एक्ट या यूनिवर्सिटी के ग्रांट कमीशन के जो अमेंडमेंट एक्ट 1972 है उसके अलावा भी, ठीक है, उसके अलावा भी क्या, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट द एडवाइस हैं। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जब आप ये लाइन पढ़ोगे इसका मतलब है कि वो सब पे एप्लीकेबल है सिवाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिकॉज इनके एक्ट अलग होते हैं, रूल अलग होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी से परमिशन लेने के बिना ही इस्टेब्लिश हुई है उसको ये फिट नहीं करते, और कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 2 ऑफ यूजीसी एक्ट 1950 के तहत या उसके बाद, एन इंस्टीट्यूशन recognized by commission under the clause of section 2 of UGC Act 1956 या 17 जून 1972 या वो डेट जिस पे आपके अमेंडमेंट बनते हैं 1972 कम इनटू फोर्स। जो भी इंस्टीट्यूट 1956 के एक्ट के बाद में, अमेंडमेंट एक्ट के बाद में बनाए गए हैं, वो इस रूल के तहत फिटनेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट में नहीं आते। कौन कौन से? बेसिकली दो याद रखने, एग्रीकल्चर और जो यूनिवर्सिटी बिना यूजीसी के एडवाइस के बनती हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होते हैं 1972 के 17 जून के बाद में, या यूजीसी एक्ट 1950-60 सो 56 का जो सेक्शन 2 है उसके बाद में। ठीक है, आपने दो ही चीज़ें, तीन चीज़ें याद रखनी है इसमें। चलो, गिविंग अ ट्रू एंड फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड कॉपीज देयर शैल बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है, इसको कट कर देते हैं हम यहाँ पे, और मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका फिटनेस फॉर ग्रांट है ना, वो एक्ट आपका 1974 में आया, बस आपने डेट बतानी है कि वो कम इनटू फोर्स कब से हुआ। तो वो कम इनटू फोर्स होता है आपका 1 जून 1974 से। वही क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को जब मैं आपके PDF शेयर करूँगा तो इसको मैं चेंज करूँगा, बिकॉज ये क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ब्रैकेट में आएगा फिटनेस फॉर ग्रांट 1974 के अकॉर्डिंगली कब कम इनटू फोर्स हुआ, तो वो कम इनटू फोर्स होगा आपका 1 जून 1974। तो आपने क्वेश्चन को इस तरह से याद रखना है, लेकिन जब मैं क्लास की PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें हम इस क्वेश्चन को चेंज करके ही आपको बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिटनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़। अब फिटनेस देनी है टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज कराती हैं। तो वो कब हुआ? वो होता है आपका 1978। देखो, एक सारी की सारी क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। 74 में किसकी आती है? टेक्नोलॉजिकल को छोड़ के सारी यूनिवर्सिटीज़ की फिटनेस, और टेक्नोलॉजिकल की आती है 1974 में। ये आपने बस याद रखना है, यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है साथियों। अच्छा, एग्रीकल यूनिवर्सिटीज़ की फिटनेस जो है वो रूल अलग से बनाए गए, बताया ना आपको, वो रूल अलग से बनाए गए। तो होपफुली कब बनाए गए होंगे? वो आपके बनाए गए 1975 में। तो आपने बस ये याद रखना है वो कब से बने, इफेक्टिव कब से हुए, 1975 से। किसके लिए? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। देखो, थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा इतनी सारी डेटों को एक साथ देख के, लेकिन एक दो बार आप क्लास को रिवाइज करोगे आपके समझ में आ जाएगा कि फिटनेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ फॉर ग्रांट क्या है। तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका 1975। ठीक है, चलो। फिटनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट के अब डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए।
1978 में आपको पता है रूल्स आए, ठीक है। ये बात हम आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुके कि भाई 1978 में आया ये आपका टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़। और वैसे यूनिवर्सिटीज़ का कितने में आया वो आपको पता ही है, 1974 में आया। तो कोई भी बिजनेस या ट्रेड जो अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग या कॉलिंग एम्प्लॉयर एंड इंक्लूड एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन वोकेशन ऑफ वर्कमैन, वो क्या होता है। टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट के रूल 1917 के हिसाब से बताना है ऐसा बिजनेस या कोई ट्रेड जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है या एम्प्लॉयज़ को बुलाता है, एम्प्लॉयर्स को सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ हैंडीक्राफ्ट कराने के लिए, हैंडीक्राफ्ट कराने के लिए। हैंडीक्राफ्ट पता है ना आपको, जो हाथ से होती है दस्तकारी, या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई बुलाता है एज पर फिटनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांट, तो वो क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपने बताना है। क्या उसको ITI बोलते हैं? नहीं। क्या उसको PSU बोलते हैं? नहीं। उसको बिजनेस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। ये साथी आपका होता है इंडस्ट्री। क्या होता है साथियों? ये होता है इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्री की एक्चुअल में ये डेफिनेशन है अंडर फिटनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट एक्ट 1978 के हिसाब से बताया गया है कि भाई इंडस्ट्री वो चीज़ है जो किसी बिजनेस ट्रेड जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो या एम्प्लॉयर्स को कॉल करना हो, कॉलिंग, ये ठीक है, कॉलिंग सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, ये सब। तो आंसर आपका क्लियर देखने को मिलेगा यहाँ पे इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा B, दैट इज इंडस्ट्री, ठीक है। सिंपल तरीके से समझ में आया होगा आपको कि इंडस्ट्री होता क्या है। अब UGC फिटनेस ओपन यूनिवर्सिटीज़ को भी देती है। अब ओपन यूनिवर्सिटी का जब भी आपके दिमाग में आए सोच लेना इग्नू, ठीक है। तो ये 1988 में आया, वो 78, ये 88, 10 साल बाद। तो लेकिन ये कम इनटू फोर्स कब हुआ भाई? 8 मार्च, 1 मार्च, 8 मार्च, 1 मार्च। डेट दोनों में 8 मार्च 1 मार्च की है, बट एक है 1988 वाला, एक ये हो सकता है भाई अगले साल भी आया हो 1989 में। तो एक्चुअल में ये 1989 में आया आपका 8 मार्च को, ठीक है। तो एग्जैक्टली ध्यान रखना है, ये 1988 में नहीं हुआ कम इनटू फोर्स, ये आपका हुआ 8 मार्च 1989, क्योंकि ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन है जो गजट ऑफ इंडिया में आया, तब से इनको कम इनटू फोर्स माना जाता है। इसीलिए आपको ये डेट याद रखनी है ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रांट के लिए रूल 1988 में UGC के, ठीक है। तो आंसर विल बी C। तो C यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट रेगुलेशन 2023, ये किस किस पे एप्लीकेबल है। अब आपको मैं ऑप्शंस बताऊंगा सारे के सारे, फिर बताते हैं हम कि किस किस पे एप्लीकेबल है। ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेदर और इनकॉर्पोरेटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल ने बनाए हो या स्टेट ने बनाए हो वो सारे हायर एजुकेशन, या एवरी इंस्टीट्यूशन जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटी। बताओ क्या आएगा। किसी बच्चे की कंप्लेंटें होती हैं, उनको रिड्रेसल कैसे करना है, उनका समाधान कैसे करना है, वो किस किस पे एप्लीकेबल है। तो ऑल हायर एजुकेशन पे एप्लीकेबल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बने हो या स्टेट से बने हो, ठीक है। हर वो इंस्टीट्यूट जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड हो, या वो यूनिवर्सिटीज़ जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है, या सारे के सारे। तो आपको बता देता हूँ आंसर होगा सारे के सारे, यानी ऑल ऑफ दीज। अब आपने याद रखना है कौन कौन से कवर होते हैं। डीम्ड होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, और ऑल हायर एजुकेशन चाहे वो स्टेट के एक्ट को फॉलो करते हो या सेंटर के एक्ट को फॉलो करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये बात होती है आपकी 2023 में लेटेस्ट रेगुलेशन है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट है, शायद पेपर में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इसके, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो ये सब पे एप्लीकेबल होते हैं जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। तो आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। As per UGC fitness of open universities for grant rule 1988, a center established, maintained or recognized by the open universities for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the student। तो ये होता क्या है साथियों, ये जो चीज़ बोली है
कि भाई सेंटर उसको इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड होता है वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ से, तो वो क्या होगा। अब बस आपने सिंपल याद रखना है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ तो यूजीसी से हैं, लेकिन ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ से रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई चीज़ है जो मेंटेन की जाती है, एडवाइस काउंसिल करती है, तो ये आपका स्टडी सेंटर होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ओपन यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर होते हैं, इसलिए आंसर होगा आपका 9th का सी, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस हम आपको समझा पा रहे हैं, आंसर आपके समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस करना। फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यूअर है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल आपको वीडियो के लास्ट में पता लगेगा, तो आप ईमेल पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक स्टूडेंट जिसको कोई कंप्लेंट होती है किसी मैटर को लेके, वो रेगुलेशन के किस ग्रीवेंसेस के अंडर डिफाइन की जाती है। तो आपको पता है रिड्रेसल होता है, वो रिड्रेसल ऑफ जो आपकी ग्रीवेंसेस है। तो उस स्टूडेंट को बोला क्या जाता है कि जिस पे हु हैज़ एनी कंप्लेंट, जिसके पास कोई कंप्लेंट है, जिसने कोई कंप्लेंट फाइल की है, तो उसको ना आप याद कर लेना इस चीज़ को, शायद पहले बच्चों को नहीं पता होगी। वो एग्रीव्ड स्टूडेंट बोला जाता है उसको। कौन सा स्टूडेंट बोला जाता है? एग्रीव्ड स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट है जिसको कोई दिक्कत हुई और उसने रिड्रेसल के लिए अपनी कंप्लेंट लॉन्च की, तो होगा एग्रीव्ड स्टूडेंट, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे सॉरी गलत हो गया है साथियों, इसको भी हम पीपीटी में चेंज कर देंगे, बिकॉज डी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा बी, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। फुल फॉर्म बतानी है आपने SGRC की। अब सारे के सारे ऑप्शन आप पढ़ लो एक बार, फिर हम बता देंगे आपको। तो साथियों इसका आंसर होता है आपका स्टूडेंट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी। तो ये ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये है आपका बी। तो आंसर आपको देखने को मिलेगा बी, ठीक है। एवरी इंस्टीट्यूशन शैल कंस्टिट्यूट सच नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, जिसको बोलते हैं SGRC। इसलिए हमने पहले आपको SGRC की फुल फॉर्म पूछी थी। एज में बी रिक्वायर्ड टू कंसीडर ग्रीवेंसेस ऑफ द स्टूडेंट विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अच्छा, जो ग्रीवेंसेस की कमेटी बनाई जाती है वो SGRC होती है। अब उसमें बोल रहे हैं कि भाई होता कौन कौन है। एक प्रोफेसर है जो चेयरमैन होगा, 4 प्रोफेसर या सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे उस इंस्टीट्यूट के, मतलब एक प्रोफेसर तो चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन, और 4 पर्सन्स जो प्रोफेसर्स होंगे सीनियर प्रोफेसर्स होंगे, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा अमंग स्टूडेंट टू बी नॉमिनेटेड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सीलेंस इन सपोर्ट परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटी स्पेशल इनवाइटी। मतलब बच्चों में से ही होगा एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। किसके हिसाब से लिया जाएगा उसको? या तो वो एकेडमिक मेरिट में आएगा, या वो एक्सीलेंस स्पोर्ट में वो एक्सीलेंट होगा, या उसकी परफॉर्मेंस जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें से होता है, उसको बोलते हैं एक स्पेशल इनवाइटी, ठीक है। एक मेंबर्स होते हैं 4 मेंबर्स, एक ये हो जाएगा स्टूडेंटों की तरफ से, और एक चेयरपर्सन होगा आपका, एक प्रोफेसर। तो ये जो कमेटी होती है, क्या ये सारी चीज़ें ही होती हैं इसमें? तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो आपने याद रख लेना है कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है क्या आपका ये SGRC। और फुल फॉर्म ऑफ SGRC क्या होती है? स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटीज़, ठीक है। स्टूडेंट्स ग्रीवेंस, अब देखो लास्ट साइड क्वेश्चन में हमने आपको ये ग्रीवेंसेस लिखा था, तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। अगर ग्रीवेंस है तो ग्रीवेंस को ही टिक करना, अगर ग्रीवेंसेस लिखा होता है तो उसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है। चलो, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द SGRC? 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का? अब आपने टेन्योर बताना है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो मेंबर हो। तो साथियों आंसर इसका होता है आपका, क्या होता है आपका आंसर? तो आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 ईयर्स, ठीक है। जो ये SGRC बनेगी साथियों, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, स्टूडेंट्स है ये, ठीक है, स्टूडेंट, और ये ऐसे अपोस्ट्रोफे के साथ। ग्रीवेंस, या तो ये ग्रीवेंस हो या ये ग्रीवेंसेस हो, ऑप्शन में देख लेना। अगर ग्रीवेंस होगा तो आपने ग्रीवेंस को आंसर टिक करना है अपना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 ईयर्स,
चलो थोड़ा सा आपको समझाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के बारे में, जो आपका आता है 2023 में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट में आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, आपका क्या आता है, आपका आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो आपसे कोई पूछता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ किस सेक्शन में आता है यूजीसी एक्ट के, तो सेक्शन 3 के अंदर आता है। कब से कम इनटू फोर्स होता है, 2 जनवरी 2023 से आता है आपका ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट। तो कम इनटू फोर्स होता है आपका 2 जून 2023 को। कैंपस सिंगल और मल्टीपल लोकेशंस पे होगा सिटीज़ के अंदर, ठीक है। जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, आपका फैकल्टी होंगी, स्टाफ होगा, स्टूडेंट होगा, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो नैक है आपका, नैक की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो नैक है उससे क्या होगा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के एक्ट में फुल फॉर्म्स दी जाती हैं कुछ, जैसे नैक है तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। एनबी अगर आपको देखने को मिलेगा तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है। कुछ और फुल फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। NIRF होगा तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है आपका। स्पॉन्सरिंग बॉडी का क्या मतलब होता है, एक चैरिटेबल या नॉन फॉर प्रॉफिट सोसाइटी या ट्रस्ट होती है कंपनी के अंडर। कौन से एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013, यानी 18 ऑफ 2013 के किस सेक्शन के अंडर आती है वो, सेक्शन 8 के अंदर आती है। किस सेक्शन के अंदर आती है साथियों, सेक्शन 8 के अंदर आती है। स्टैच्यूरी बॉडीज़ क्या होती हैं आपकी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये कुछ स्टैच्यूरी बॉडीज़ हैं। स्टैच्यूरी बॉडीज़ के बारे में हम आपको समझा चुके हैं, जो किसी स्टैट्यूट से बनती हैं, किसी, ठीक है, एक्ट के थ्रू बनती हैं, स्टैच्यूरी बॉडीज़ बोला जाता है उनको। चलो नेक्स्ट कुछ बातें हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया किसी यूनिवर्सिटीज़ का, अगर उसको अपने आप में डीम्ड बनना है, तो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी बनना है तो उसके पास कम से कम 5 डिपार्टमेंट होने चाहिए UG PG के, और 5 प्रोग्राम वो रन करने चाहिए, ठीक है। 5 प्रोग्राम समझ में आता है ना आपको, BSc MSc इस टाइप की कम से कम 5 UG के, 5 PG, 5 प्रोग्राम भी उनको रन करने पड़ेंगे। एक्रेडिटेशन नैक से होगी जो 3.01 CGPA होनी चाहिए कम से कम 3 कंसेक्यूटिव साइकिल से। कितनी होनी चाहिए साथियों, 3.01 CGPA फॉर 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स। अच्छा, NBA से भी एक्रेडिटेशन होती है अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो 2/3 ऑफ एलिजिबल टेक्निकल प्रोग्राम एक्रेडिटेड बाय NBA फॉर 3 कंसेक्यूटिव साइकिल्स। सोचो आप इंजीनियरिंग कराते हो 10 ट्रेड में, तो कम से कम 2/3 ट्रेड जो है आपकी, एटलीस्ट 6 वो एलिजिबल होनी चाहिए आपकी, या एक्रेडिटेड होनी चाहिए NBA से, ठीक है, तब आप बन पाओगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। और जो आपकी ओवरऑल नेशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 50 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप, ठीक है, यानी टॉप 50 रैंक में आप अगर आते हो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो डीम्ड 4 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है साथियों। और कुछ ऐसी एकेडमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पोजेस करने पड़ेंगे जो UGC नॉर्म्स पे होते हैं, कि भाई इतना एकड़ में आपका कैंपस होना चाहिए, इतना आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके UGC नॉर्म्स के हिसाब से होती हैं। और आपको अप्रूवल लेनी होती है किसी स्टैच्यूरी बॉडी की फॉर द प्रोफेशनल कोर्स बीइंग ऑफर्ड। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स आप ऑफर करते हो तो जो स्टैच्यूरी बॉडी है आपकी, उससे परमिशन लेनी भी आपने ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। टीचर स्टूडेंट का रेशो है ना वो 120 होना चाहिए। 120 का समझ में आया ना, अगर आपके पास 20 स्टूडेंट है तो 1 टीचर होना चाहिए, 200 स्टूडेंट है तो 10 टीचर होने चाहिए, ये इसमें भूला गया है। विद अ मिनिमम कंबाइंड फैकल्टी स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 150 टीचर्स, कम से कम 150 टीचर आपकी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है अपने इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को। तो मिनिमम कंबाइंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है मिला के 3000 बच्चे कम से कम रेगुलर क्लासरूम में होने चाहिए। उस इंस्टीट्यूट के अंदर 3000 बच्चे होने चाहिए जो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है।
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, लैब, हॉस्टल, हेल्थ केयर, कॉमन फैसिलिटीज़ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। किस पे? डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है अगर आप ये सारी के सारी कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो। ठीक है, आपको पता ही है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं। अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पता होगा, ये आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, अगर आप फरीदाबाद से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा फरीदाबाद में भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो अभी नाम याद आ नहीं रहा मुझे, मैं आपको बता दूंगा वो। ठीक है, तो काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रन करती हैं, लेकिन वो ये क्राइटेरिया उनके पास सब होना चाहिए। तो साथियों, इसी तरह की क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो साथियों, कांटेक्ट करना है आपने mannatofficial14@gmail.com पर। तो अभी आप सबको पता है शेड्यूल आपका रिलीज़ हुआ है केवल और केवल ASO और SSA के एग्ज़ाम का। कब होगा ये आपका 23 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अराउंड 1 मंथ आपका है। 1 मंथ में आपकी प्रैक्टिस आपने कंप्लीट करनी है। तो साथियों, इसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होते रहेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हो। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप रिवाइज करते रहो, सारी की सारी प्लेलिस्ट को आप देखते रहो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।